हेलो लर्नर्स। देखो, सीटेट का बहुत ही मज़ेदार बहुत ही हॉट टॉपिक है बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। देखो, ये आपको 5 से 6 नंबर बहुत आसानी से दिला देता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, सब कुछ आज हम लोग इस एक वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लो। गारंटी देती हूँ कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही पॉइंट वाइज मैंने वीडियो बनाई है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बोलते हैं कि बुद्धि होती क्या है, बुद्धि को आप कैसे डिफाइन करोगे वो जानना जरूरी है। जैसे देखो, दुनिया में जितने भी इंसान है वो एक जैसे तो नहीं होते हैं। उनके रंग रूप, उनकी कट काठी है ना, फिजिकल मेंटल स्टेट, हर एस्पेक्ट में उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। तो हम किसी इंसान को देख के उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को तो बता सकते हैं कि लंबा है, नाटा है, मोटा है, या जो भी इस तरह से। बुद्धि को कैसे हम मापेंगे, उसको मापने का क्या पैमाना है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज करो, क्लास में एक बच्चा मैथ बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, उसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, आराम से सॉल्व करता है। लेकिन सेम टाइम में उस बच्चे की हो सकता है हिंदी सही नहीं हो, उसकी व्याकरण में शुद्धि हो, है ना। तो हम किस पैमाने से बुद्धि को मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग आज समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है। एक मनोवैज्ञानिक है बकिंघम, उन्होंने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इट मीन्स द एबिलिटी टू लर्न। ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज को सीखने की ललक नहीं होगी, जब तक हम किसी चीज को सीखना नहीं चाहेंगे, तब तक हमारी बुद्धि कहाँ से डेवलप होगी। यानी कि सीखने के लिए बुद्धि का होना और बुद्धि के लिए सीखने का होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएड एस्पिरेंट हो, जो भी आप किसी ना किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और कहा भी जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा इंटेलिजेंस होता है, जो आईक्यू लेवल होता है वो बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक है टर्मन, उन्होंने कहा है कि अमूर्त विचार के संदर्भ में सोचने की योग्यता। अमूर्त विचार यानी कि एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त विचार किसको कहते हैं कि वैसे थॉट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको बस सोचा जा सकता है। अमूर्त, अप्रत्यक्ष। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो विचार जो हमारे सामने बस उसको हम अपने सोच सकते हैं, उस योग्यता को कहते हैं बुद्धि। समझ रहे हो। मतलब जैसे कि देखो, एक डांसर होता है या फिर एक पेंटर होता है, क्या करता है वो लोग अपनी सोच के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू वो कहीं ना कहीं चीजों को दर्शाता है, यानी अपनी बुद्धि का परिचय देता है। ठीक है, तीसरा है वुड्रो। वुड्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यानी बुद्धि जो है एबिलिटी टू गेन नॉलेज, यानी कि जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जन करने के पीछे जाओगे, यानी जितनी चीजों का आप नई नई चीजों को सीखोगे, आपकी बुद्धि उतना ही ज्यादा डेवलप करेगी। अभी देखो कि बुद्धि के कितने क्षेत्र होते हैं, कितने पक्ष होते हैं। तो इसके 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक पक्ष, फंक्शनल एस्पेक्ट, संरचनात्मक पक्ष यानी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, ऑपरेशनल एस्पेक्ट। मतलब कि हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में बच्चे या जो एक इंसान अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता का परिचय देता है। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, जो कि ये प्रकार, बुद्धि के क्या क्या प्रकार है, टाइप्स क्या है। देखो, थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है, 3 क्लासिफिकेशन में उन्होंने डिवाइड किया है। वो क्या क्या है। पहला है सामाजिक बुद्धि, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, यानी वैसी बुद्धि जिसमें लोग क्या होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़कर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, यानी कि समाज के व्यक्तियों के साथ तालमेल या तो समायोजन करते हैं। इसके द्वारा उनमें क्या होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे टीचर, कोई नेता, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, टीचर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर। अभी जैसे कि एक एग्जाम्पल हो संदीप माहेश्वरी, है ना, उन्होंने एक वर्ड बोला या एक सेंटेंस कहा कि आसान है, ऐसे बोला ना, कई कई लोगों ने तालियां बजाई, मतलब कई कई लोग मोटिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है समाज को जागरूक करने की। ठीक है,
उसी तरह से जैसे नेता की बात कर लो, या फिर क्या थे, एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, एक नारा था लेकिन उसने पूरे भारतीयों के दिल में जोश पैदा कर दिया कि अब हमें आज़ादी लेकर ही रहनी है। तो ये क्या हुआ, कुछ लोगों में वो खासियत होती, कुछ लोगों के वो गुण होते हैं कि वो क्या करते हैं, अपनी बातों से, शब्दों के जादूगर होते हैं, अपनी बातों से, अपनी बिहेवियर से समाज को हिला कर रख देते हैं, है ना। दूसरा टाइप होता है मूर्त बुद्धि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। ये भी थार्नडाइक ने दिया है। मूर्त बुद्धि को हम लोग प्रत्यक्ष और एकदम ठेठ हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में कहेंगे स्थूल बुद्धि। ये क्या होता है, वैसी बुद्धि जो हमें दिखती है, जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, मतलब हम लोग डेली लाइफ में टूल्स का प्रयोग करके जिन बुद्धि को बताया जाता है वो कहलाती है मूर्त बुद्धि। इसका एग्जाम्पल कैसे है, मैकेनिक, कारीगर या कोई व्यापारी, इसको समझो कैसे। जैसे सपोज करो हमारी क्या होती, चलते चलते रोड पे गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बेसिक जो भी कर सकते हैं हमने किया। जब नहीं होता तो हम लोग एक मैकेनिक को बुलाते हैं, वो उसको देखता है, समझता है, फिर उसको ठीक करता है। या हमारा मोबाइल खराब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करके उठा पटक ये वो बहुत तरह का अपना जहाँ तक हिकमत आजमा सकते हैं हम लोग करते हैं। जब नहीं होता है फिर हम लोग उसको रिपेयरिंग पे देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस उसी काम के लिए परफेक्शनिस्ट होते हैं। और तीसरी टाइप है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि जस्ट उसका रिवर्स है अप्रत्यक्ष बुद्धि। वैसी बुद्धि जो सोच पर आधारित हो, तर्क पर आधारित हो, चिंतन पर आधारित हो, या तो रचनात्मक कार्य के द्वारा वो कुछ ना कुछ कार्य कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो, कलाकार हो गए, आर्टिस्ट, कवि, वैज्ञानिक आदि, ये लोग क्या करते हैं, अपनी सोच के द्वारा मतलब क्रिएटिविटी दिखाते हैं, है ना। पेंटर लोग क्या करते हैं, मतलब हमें नहीं पता होता, बस वो कुछ सोच रहे होते हैं, सोच के वो बहुत सारी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ऐसे डिजाइन बनाते हैं, ऐसी ड्राइंग बना देते हैं कि हम लोग सब ताज्जुब करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने जाना कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, जो कि थार्नडाइक ने दिया है, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अब हम जानेंगे कि जो बुद्धि है यानी इंटेलिजेंस है वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन फैक्टर है जिसके द्वारा ये प्रभावित होता है। देखो इसके पीछे एक मजेदार बात है। उस टाइम मतलब आज से कुछ साल पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो बुद्धि होती है वो आनुवांशिकता, इट मीन्स वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से प्रभावित होती है। मतलब जो जीन्स के थ्रू माता पिता के द्वारा मतलब बच्चों में ट्रांसफर होती है। बच्चे मतलब जैसे माँ बाप की बुद्धि होगी बच्चे की भी बुद्धि उतना ही हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, वातावरण से लेना देना होता है। यानी बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे बच्चे की बुद्धि भी उसी तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों में क्या हो गया, विवाद होता गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्थिति पैदा हुई। फिर क्या हुआ, कुछ सुलझे हुए मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा दोनों चुप रहो, आप भी सही हो आप भी सही हो, लेकिन ना तो पूरी तरह से वंशानुक्रम पे डिपेंड है और ना ही पूरी तरह से इन्वायरमेंट में, बल्कि बुद्धि जो है वह दोनों की अंतःक्रिया मतलब इंटर रिलेशन मतलब दोनों की अंतःक्रिया द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। इस तरह से उन्होंने उस विवाद को खत्म किया अपनी समझदारी अपनी सूझबूझ से। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के लिए हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट, ये दोनों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है उनके इंटेलिजेंस लेवल को। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा। अब यहाँ से देखो बुद्धि से रिलेटेड कितने सारे सिद्धांत हैं, सबको एक पॉइंट वाइज हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देखो सिद्धांत दिया हुआ है और ये है उनके प्रतिपादक यानी जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। सबके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहले ऐसे रफली समझो, एक कारक सिद्धांत, इसको समझते चलो, याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस समझते चलो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जिसको बिने, टर्मन, स्टर्न ने दिया। देखो दिया बिने ने, लेकिन ये दोनों क्या थे, सहयोगी थे, यानी टर्मन स्टर्न जो थे वो सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि चलो हम लोग मिल जाते हैं तो हमारा भी नाम आएगा, असल में सिर्फ बिने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया है आपके आरबी कैटल ने। फिर बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर। और फिर एक त्रिपाक्षीय सिद्धांत जिसको देने वाले का नाम है स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 देखते हैं, बहुत आराम से इसको समझते हैं। देखो
सबसे पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। नाम से ही लग रहा है कि एक कारक है, मतलब क्या है, जिसमें बस एक फैक्टर है, एक कारक है। इसको देने वाले अभी हमने जाना कि बिने हैं, ये दोनों बस सहयोगी थे, टर्मन और स्टर्न के सहयोगी थे, असल में इन्होंने बिने ने दिया है। इनका कहना था कि बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है, बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है, मतलब इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, बुद्धि अविभाज्य कैसे हो सकती है, हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग क्षेत्र में अलग होती है, बुद्धि तो जब होगी स्वतंत्र होगी, है ना। तो इसलिए उन्होंने मतलब अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बिने के इस सिद्धांत को आउटडेटेड कह दिया, कहा कि आप जाइए, ओल्ड फैशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको देखकर स्पीयरमैन 1904 ईस्वी में उन्होंने द्विकारक सिद्धांत लाया, यानी टू फैक्टर थ्योरी। देखा कि एक कारक तो नहीं काम किया, तो चलो अब हम क्या करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी लाते हैं। ये स्पीयरमैन ने लाया द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी। और वो दोनों फैक्टर क्या थे, उन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है, जहां बिने ने कहा कि बस एक तत्व से बनी है जो कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि जो है वो दो तत्व से मिलकर बनी है, एक जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर, जी का मतलब सामान्य, इंग्लिश में जनरल फैक्टर, और एस मतलब विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब कि दो फैक्टर क्या है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि होती है यानी जनरल फैक्टर होता है वो जन्मजात होती है, यानी कि बाय बर्थ हर इंसान में पाई जाती है। जैसे देखो, खाना, खेलना, है ना, चलना फिरना, ये हम लोगों को क्या है, जन्मजात है। हमें ठीक है, छोटे होते हैं जब हम इन्फेंट पीरियड में होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, तो माँ बाप हमें सिखाते जरूर है, लेकिन वो क्या होती है हमारे में एडॉप्ट, हमें पहले से ही इसके बारे में सब कुछ क्रियाएं पता होती है, मतलब हम कर सकते हैं। एक टाइम के बाद हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, इसको सीखना नहीं पड़ता है, ये जन्मजात होती है। लेकिन जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है ये अर्जित होती है। अर्जित मतलब इसको सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल लो, बोलना तो जन्मजात है, हम सबको आता है, हमें कैसे बोलना है ये सबको पता होता है। लेकिन अब किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, किसी को लीडर बनना है, या किसी को बहुत अच्छा स्पीच देना है, एंकर बनना है, तो वो जर्नलिस्ट बनना है, तो वो लोग क्या करते हैं, शब्दों को सीखने के लिए उसके लिए मेहनत करते हैं, उस पर अपना वर्क करते हैं, यानी वो कहलाती है विशिष्ट बुद्धि। हल्का फुल्का चलना फिरना सबको आता है, लेकिन जिसको जो परफेक्ट डांस करना, जो डांसर बनना चाहता है, उसको कड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ना। तो इस तरह की बुद्धि को कहेंगे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। तो ये समझ में आया, स्पीयरमैन ने दो तरह के फैक्टर दिया, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी जो होता है वो सामान्य यानी जनरल, जो कि जन्मजात होती है, और एस होता है विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, जो कि अर्जित होती है, हमें समाज के द्वारा सीखनी पड़ती है। फिर आते हैं थार्नडाइक साहब, उन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया, मतलब कि मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुकारक, एक कारक बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, और बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थार्नडाइक जी ने। उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। पहले वाले में क्या था, सिंगल कारक है, दूसरे वाले में दो फैक्टर है, एस और जी। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से मिलकर बनी है, मतलब कि बुद्धि कई तत्वों का समूह है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने बुद्धि का आणविक सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यानी बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसको आणविक सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि इसके तीन प्रकार होते हैं, मतलब तीन फैक्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त। सामाजिक हो गया जो सोशल के लिए, मतलब समाज के लिए कार्य करता है, वैसी बुद्धि। मूर्त जिसको देख कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अमूर्त होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समूह कारक यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। नाम से ही लग रहा है इसमें समूह है, तो इसको देने वाले यानी प्रतिपादक का नाम है थर्स्टन, याद रखना। थर्स्टन ने समूह कारक दिया है, और उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो अनेक योग्यताओं का मिश्रण है। नाम से ये ग्रुप फैक्टर यानी कि अनेक योग्यताओं का मिश्रण है, मिक्सचर है। और ये कैसे निकला, द्विकारक और बहुकारक का समन्वय है, मतलब दोनों को थोड़ा थोड़ा लिया उन्होंने, द्विकारक एस और जी फैक्टर,
और बहुकारक यानी कि थार्नडाइक के दोनों को बीच का रास्ता निकाला, बोले ना तो ये है ना तो ये है, बल्कि कई योग्यताओं का समूह है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि थर्स्टन ने जो समूह कारक दिया यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया, उसमें 6 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोलते हैं। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहले आंकिक कारक यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको एम से डिनोट करते हैं, है ना। कुछ कुछ बच्चे या कुछ कुछ लोगों में आंकिक मतलब न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। कुछ बच्चे नेक्स्ट शाब्दिक कारक यानी शब्दों के जादूगर होते हैं, उनके बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, जो कि होते हैं वर्बल फैक्टर जिसको डिनोट किया वी से। तीसरा है स्थानिक कारक स्पेशियल फैक्टर जिसको एस से डिनोट किया। चौथा है वाक्पटुता यानी कि वर्ड फ्लुएंसी, शब्दों को बहुत आराम से बोल लेते हैं, धारा प्रवाह जिसको कहते हैं बोल लेते हैं। कुछ बुद्धि को कैसे डिफाइन किया, तार्किक कारण यानी कि रीजनिंग फैक्टर जिसको आर से डिनोट किया। और नेक्स्ट है स्मृति कारक यानी कि मेमोरी फैक्टर जिसको एम से डिनोट किया। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। इस तरह से उन्होंने 6 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दी, किसने, थर्स्टन ने, जिन्होंने समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया। नेक्स्ट है आपका त्रिआयामी सिद्धांत जिसको पदानुक्रमिक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये दिया है गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसके 3 आधार है, मतलब कि 3 विमाएं हैं, काम करने की 3 विमाएं हैं। पहली क्या है, यहां से देखना, विषय वस्तु यानी कि सामग्री, कंटेंट, पहली विमा का उन्होंने नाम दिया कंटेंट। दूसरी विमा का काम दिया ऑपरेशन यानी कि संक्रिया, और तीसरे को कहा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। यानी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये 3 विमाएं हैं, 3 आधार है जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का। ये सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, 3 विमा बता देगा, जैसे कि आपका कंटेंट है, ऑपरेशन है, बाकी 2 कुछ और है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन में देता है। और ये क्वेश्चन आता है सीटेट में भी आता है और आपके अन्य टीचिंग एग्जाम में भी आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझो। अभी देखो, जो कंटेंट है यानी कि पहली विमा है, पहले उन्होंने 4 बताया था। उन्होंने कहा था कि फिगर होता है, सिंबॉलिक, वर्बल और बिहेवियर होता है। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि हुआ विजुअल और ऑडियो, यानी कि देखकर और सुनकर, है ना। कुछ चीज़ों को हम देखकर सीखते हैं, कुछ चीज़ों को सुनकर सीखते हैं, कुछ क्या होता है सिंबॉलिक के थ्रू यानी संकेत के द्वारा हम सीखते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आर्टिस्ट होते स्टेज जो थिएटर में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी एक्टिविटी के द्वारा अपने हाव भाव को हम बता देते हैं। या जो फिर साउथ में जैसे डांस होते हैं ना, भरतनाट्यम, ये सब, वो लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव से ही अपनी कला को बताते हैं कि देखो हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो कुछ सिंबल के थ्रू, कुछ क्या होते हैं शब्द यानी वर्बल, बोल के शब्द के थ्रू अपनी बातों को रखते हैं, जैसे हम लोग पेपर में या फिर जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं। और कुछ क्या होते हैं व्यवहारिक होते हैं, बिहेवियर के थ्रू, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल होकर अपनी चीज़ों को समझाते हैं। तो इस तरह से भी लर्निंग होती है, ये बताया था उन्होंने अपनी पहली विमा में। दूसरी विमा क्या है, ऑपरेशन। इसमें क्या क्या आता है, संज्ञान यानी कॉग्निशन, स्मरण, मेमोरी, परंपरागत चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, गैर परंपरागत चिंतन मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, और फिर आता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये क्या होता है, देखो डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है फैल जाना। फिजिक्स में हम लोग जब लाइट पढ़ते थे तो उसमें था ना कि डाइवर्जेंट रेस, कन्वर्जेंट रेस, ऐसे था, याद है आप लोग, जिसमें अपना मैथ या फिजिक्स होगा आप लोगों को पता होगा। डाइवर्जेंट का मतलब ही होता है कि एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सोचना, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। यानी बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं, कई कई चीज़ों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को कर डालते हैं, सोच डालते हैं जो हम आम इंसान के बस की बात नहीं है। यानी अपने प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके सामने सिचुएशन मायने नहीं रखता, उनके सामने सॉल्यूशन मायने रखता है। तो ये होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चे को इसी पे जोर देना चाहिए, तभी उनका डेवलपमेंट सही से होता है, बुद्धि का डेवलपमेंट सही से होता है। और फिर आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जाहिर सी बात है, जब बच्चे का असेसमेंट नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उनके बुद्धि को इस तरह से हम लोग बताते हैं। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट, यानी उनकी तीसरी विमाएं क्या थी, प्रोडक्ट, जो कि बटी आपकी पहली इकाइयाँ यूनिट में, वर्ग क्लासेस में, फिर उनके बीच का संबंध यानी रिलेशन,
फिर सिस्टम प्रणाली, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद है इम्प्लीकेशन निहितार्थ। देखो ये सब क्या है, सब क्लासेस से बहुत नहीं पूछता, मेन आपको याद रखना होगा यहाँ पे कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम, ये 3 चीज याद रखनी होगी। और उसके साथ साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चे आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट बुद्धि का सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसको आरबी कैटल ने दिया है। और इन्होंने क्या किया था, 1941 में स्पीयरमैन थ्योरी का परिमार्जन किया, यानी इसका मॉडिफिकेशन करके एक नया सिद्धांत बताया, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी कहते हैं। फ्लूइड मतलब तरल और क्रिस्टलाइज्ड यानी ठोस, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया आरबी कैटल ने। पहले हम लोग देखते तरल बुद्धि क्या है, यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है। ये क्या है कि उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुगत कारक होता है, तर्क पर आधारित है, तर्क शक्ति पर आधारित है, और साथ ही साथ उम्र के साथ घटती है, यानी जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ेगी ये घटती है, तरल इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो कि पर्यावरण पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, और इसका आयु से कोई लेना देना नहीं, आयु से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। और हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण है ना, इन दोनों के परस्पर सहयोग से चलती है, मतलब इन दोनों का अंतःक्रिया इंटर रिलेशन से काम करती है। तो यहाँ पे देखो चार्ट के थ्रू बताया है कि तरल बुद्धि जिसमें वंशानुगत कारक होते हैं, और पर्यावरण जिसमें आपका शिक्षा हो गया, एजुकेशन, प्रशिक्षण हो गया, ट्रेनिंग, और अनुभव एक्सपीरियंस, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी तैयार हो जाती है। फिर है आपका त्रिपाचीय सिद्धांत, ट्रिआर्किक थ्योरी, जिसको देने वाले हैं स्टर्नबर्ग। इन्होंने बताया कि पर्यावरण के अनुकूल बनाना, मतलब बच्चों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, इसके 3 फैक्टर्स हैं, घटकीय, अनुभवात्मक और व्यवहारिक। घटकीय में आपकी अमूर्त बुद्धि, जिसमें आपकी कल्पना शक्ति आएगी, और उसी के हिसाब से आपका कार्य परफॉर्मेंस होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा आप अपनी बुद्धि का यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा है अनुभवात्मक, इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान में पूर्व अनुभवों का यूज किया जाता है ना, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम पास्ट के किसी एक्सपीरियंस को याद करते हैं, तब अनुभवात्मक होता है। और तीसरा है व्यवहारिक, यानी समाज से समायोजन करना हो या सूचनाओं का उपयोग करना हो, तब हम इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। और इसके 5 चरण है, ये याद करने की चीज़ है कि जो त्रिपाचीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है उसके 5 चरण है। पहला है इनकोडिंग, यानी सूचनाओं को दिमाग में सेट करना, मस्तिष्क में सेट करना। फिर है इन्फेरिंग, अनुमान लगाना। मैपिंग करना, इसका मतलब है ओल्ड और न्यू सिचुएशन में संबंध बनाना। मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो सबसे पहले दिमाग में मैपिंग करो। और ये संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो में मैंने देखा था, उसमें क्या है, मैपिंग करने का मतलब होता है आप अपने दिमाग में सोचो कि आप इस प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या ये प्रॉब्लम वाकई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है, तो मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप अपने समस्या समाधान में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर है एप्लीकेशन, यानी कि जो एक्चुअल उपयोग करना। फिर है आपका था रिस्पॉन्स, यानी समस्या का बेस्ट सॉल्यूशन खोजना। ये आपकी 5 चरण है। अभी हम लोग बुद्धि के सिद्धांत का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग VVI में लगा लो, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको स्किप नहीं करो, इसको पूरी तरह से देखो। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर। कब दिया है, तो 1983 में। ठीक है, उन्होंने 3 इसके चरण बताए या 3 प्रोसेस बताए। क्या क्या उन्होंने बताया इसके बारे में, कि बुद्धि जो होती है वो एकाकी ना होकर बहुकारकी होती है, मतलब सिंगल ना होकर प्लूरल होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि सभी बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है और स्वतंत्र होती है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होती है। डिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होती है। और तीसरा उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य में कोई ना कोई विलक्षण योग्यता यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर पाया जाता है। अब देखो उन्होंने बुद्धि के ये प्रकार दिए। देखो इसको मैंने एक क्या किया है, एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे बुद्धि है, इसके 8 चरण है। देखो क्या क्या है। पहला है भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस।
मतलब इसमें क्या होता है, वैसे जिनकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, वकील, पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट, ये सब क्या होते हैं, इनका शब्दों की मतलब गहराई को समझते हैं, मतलब बातों को बहुत अच्छे से अपनी समझा सकते हैं, तो ये होते हैं भाषाई बुद्धि। फिर है दूसरा आपका तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ना, किसी चीज़ को तर्क बहुत अच्छे से करते हैं, सोच बहुत अच्छे से लेते हैं, जैसे कि आपके हो गए साइंटिस्ट, बैंकर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि साइंटिस्ट है या बैंकर, एग्जाम्पल दे दिया। अब ये आपके बुद्धि के किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आपके होते हैं तार्किक गणितीय। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसको समझो, ये क्या करते हैं, इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अमूर्त कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देते हैं। यानी कि अमूर्त कल्पना मतलब जो चीज़ नहीं है, हम नहीं सोच पा रहे, तो उसको वो दिमाग में कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेट करते हैं, एक तरह से उसका मैपिंग तैयार करते हैं और उसको चित्र का स्वरूप देते हैं। जैसे कि ठेकेदार, ठीक है, घर बनाना होता है, हम बस उनको क्या करते हैं, ज़मीन का प्लॉटिंग करके बता देते हैं कि इतने इतने कट्ठा है, आपको कैसे बनाना है, तो वो उस पर एक अच्छा सा क्या करते हैं, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उस पर एक अच्छा सा हमें मॉडल तैयार करके देते हैं कि आपका घर इस तरह से दिखेगा, है ना। हमें नहीं समझ में आता पर वो क्या करते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक गति यानी कि बॉडी काइनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि शारीरिक, यानी कि वैसे लोग जो अपने शरीर का उपयोग मतलब एनर्जी गति के तौर पे करते हैं, मोशन के द्वारा करते हैं, जैसे एथलीट हो गए, डांसर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपने पैर पर नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनकी संगीत में रुचि होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे सिंगर हो गए, कंपोजर हो गए। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी, नेचुरल इंटेलिजेंस, जो कि प्रकृति से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे कि फार्मर, उन्हें प्रकृति में के साथ रहना, उन सब चीज़ों को समझना, उन पे पकड़ रहना, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे समझो, व्यक्तित्व पर बुद्धि यानी पर्सनल अदर्स, ये क्या है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी समाज में दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि नेता। फिर एक आता है व्यक्तित्व स्वबुद्धि यानी पर्सनल सेल्फ। ऐसे लोग क्या होते हैं, खुद को जानते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु, है ना। तो हमने अब तक बुद्धि के सिद्धांत कितने कौन कौन सिद्धांत थे उसको और उसके साथ साथ प्रतिपादक को देखा। सारे पॉइंट वाइज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो बिना स्किप किए आप लोग इसको अगर देखे, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट टॉपिक है बुद्धि मापन यानी कि इंटेलिजेंस मेजरमेंट, जिसको हम लोग IQ लेवल भी बोलते हैं। हम लोग कहेंगे ना कि किसी बच्चे की IQ लेवल बहुत बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, किसी को कहते हैं एवरेज होते हैं, किसी को कहते हैं कि एकदम ही इडियट होते हैं। देखो यहाँ से रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगर क्वेश्चन आए मापन विधियों की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा वुंट। वुंट मनोवैज्ञानिक है, खोज वर्ड आता है तो वुंट ने किया। बुद्धि लब्धि का सुझाव किसने दिया, ये भी देखो कहीं कहीं पे ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं पे आपको ट्विस्ट कर दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो जहां वर्ड है सुझाव किसने दिया, तो उसका होगा स्टर्न। स्टर्न ने सुझाव दिया। और IQ निकालने की विधि किसने दी, यानी बुद्धि लब्धि निकालने की विधि, तब आपका होगा टर्मन महोदय। ठीक है, तो खोज पूछेगा तो वुंट, सुझाव पूछेगा स्टर्न, और विधि अगर पूछा कि IQ निकालने की विधि किसने दी, फॉर्मूला किसने दिया, तो वो टर्मन ने दिया। और फॉर्मूला क्या था, IQ क्या होता है, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो IQ क्या होगी। तो हम जानते हैं कि IQ क्या होती है, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितना दिया हुआ है 12 और वास्तविक आयु कितना दिया हुआ है 10, इंटू 100 कैलकुलेट करके 120 आएगा। तो ये आ गया 120। अब हम देखेंगे कि इसमें बच्चा क्या है, IQ लेवल तो निकल गया 120, पर अब बच्चा क्या है उसको देखो। देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे IQ लेवल दिया हुआ है और यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि वितरण है। अगर 140 से अधिक है, IQ लेवल 140 प्लस है, तो बच्चे को माना जाएगा कि बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली जीनियस हैं, जीनियस बच्चे कहलाएंगे। अगर बुद्धि लब्धि 120 से लेकर 139 के बीच आती है तो बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि वाले कहलाएंगे। अगर 110 से लेकर
119 के बीच आती है तो उच्च सामान्य बुद्धि के कहलाएंगे। यहाँ देखो 90 से 109 के बीच में आती है तो उसको कहेंगे सामान्य बुद्धि का बालक है, यानी एवरेज चाइल्ड। अगर 80 से 89 के बीच में आती है मंद बुद्धि। 70 to 79 यानी 70 से 79 के बीच आती है तो क्षीण बुद्धि। 69 से नीचे आती है तो निश्चित क्षीण बुद्धि। और 25 से कम आती है यानी 25 से भी कम है तो जड़ बुद्धि, यानी बच्चा इडियट कहलाएगा, इडियट चाइल्ड। बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन इसको हम लोग जड़ बुद्धि कहते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे बस 3 ही पूछा जाता है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 90 से 109 सामान्य बुद्धि यानी एवरेज चाइल्ड, और 25 से बिलो जड़ बुद्धि। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल 160 है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो मानसिक आयु क्या होगी? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे सबको इस वीडियो में कंप्लीट कराया मैंने। इससे बाहर आपको ट्रस्ट में कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने इसको वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखा होगा, ठीक है। अब आप लोग प्लीज़ मुझे फीडबैक देना, अच्छी लगी वीडियो, नहीं अच्छी लगी आप बताना। अगर कोई सजेशन है कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है तो वो भी बताओ, कमेंट करो। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, क्योंकि सीटेट में ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। बीएड के जो भी न्यू एस्पिरेंट है, जो न्यू कैंडिडेट है, फ्रेशर्स है, जो बच्चे, आप आराम से इसके साथ नोट्स बनाते चलो, बिल्कुल फ्री है, आप आराम से इसको बनाओ। कहीं पे भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।